हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में जब ग्राफ ड्रॉ किए थे तो वहाँ हमने देखा था कि टू लाइंस जो बन रही थी ग्राफ पर, स्ट्रेट लाइंस थी, वो या तो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी या फिर कंसाइड कर रही थी या फिर दोनों लाइंस जो थी वो आपस में पैरेलल थी। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ ड्रॉ किए बिना बताना है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो किस तरह की लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसके लिए हम रेशोज़ यूज़ करते हैं। जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है वहाँ से हम ए बी सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हें यूज़ करके हम रेशोज़ को कंपेयर करके तब बताते हैं। तो इसके लिए हमें ये टेबल आना चाहिए बताने के लिए। जैसे कि हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल्स टू 0। और सेकेंड हो जाता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये पेयर ऑफ लाइंस हैं हमारे पास। हमें इसकी रेशोज़ कंपेयर करनी है। रेशोज़ किसकी लेनी है? जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब रेशो ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इस तरह से ये कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। या तो रेशोज़ जो हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 वो आपस में इक्वल नहीं है, या फिर तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, या फिर दो आपस में इक्वल हैं और दो इक्वल नहीं हैं। मतलब जो थर्ड रेशो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो ये 3 केसेस बनते हैं जिनके बेसिस पर हम बताते हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइंस की वो किस तरह की होगी। तो सबसे पहले जहाँ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इक्वल नहीं है तीनों रेशोज़, तो वहाँ पर हमारी बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्लस हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। सेकेंड केस है वेयर a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी लाइंस की वो होगी कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, दोनों एक ही सेम पॉइंट्स पर चलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि लाइन हर एक पॉइंट पे एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, तो जहाँ कट करती है वहाँ सॉल्यूशन होता है। यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो इसलिए क्या हो जाता है? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा वेयर a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। टू रेशोज़ आपस में इक्वल हैं बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, या c1 अपॉन c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है पैरेलल लाइंस। दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ क्योंकि पॉइंट्स कोई है ही नहीं है, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं है, तो कॉमन पॉइंट ना होने की वजह से क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, कि इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमसे यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाएगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट टर्म क्या होती है? कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच हैज़ अ सॉल्यूशन। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है जब उसका कोई सॉल्यूशन होता है तब हम कहते हैं इट इज़ अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है? कंसिस्टेंट है। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ नो सोल्यूशन, अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि इस थर्ड केस में है, तो वहाँ हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है, मतलब दो कंडीशन दी गई होंगी, उन्हें यूज़ करके टू इक्वेशंस हमें फॉर्म करनी है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और फिर इनके सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालने हैं। तो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, देन कम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम अपना फर्स्ट मेथड जो ग्राफिकल मेथड है उसे डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज़ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज़। क्लास 10 के बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी क्विज़ में, मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। ये जो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, इनमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, जहाँ पर जो गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। क्विज़ में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे ही हम लेट कर चलते हैं। अपने जो 2 वेरिएबल्स हमें लेने हैं एक्स और वाई, इन्हें ही हम अपने 2 वेरिएबल्स लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल्स टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ इक्वल्स टू वाई। नाउ कम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, बॉयज़ और गर्ल्स की जो टोटल काउंटिंग है वो कितनी है? 10 है। तो जब हम x प्लस वाई करते हैं, x प्लस वाई टोटल कितना है? 10। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन हमें दी गई है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो सेकेंड है, एक और हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ लिख लेते हैं, एक और नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिख लेते हैं। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। अब अगर हमें दोनों को इक्वल करना हो तो या तो लड़कियों में से 4 माइनस करेंगे या फिर लड़कों में 4 ऐड करेंगे। एक बार हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं इसके लिए। मान लेते हैं जो बॉयज़ हैं वो काउंटिंग में 2 हैं और जो गर्ल्स हैं वो काउंटिंग में 6 हैं। तो ये दोनों तो नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब आएंगे? जैसे कि यहाँ 4 ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ से 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। तब हमारा आता है 2 इज़ इक्वल्स टू 2। तो ऐसे ही हम यहाँ गर्ल्स में से 4 माइनस कर सकते हैं, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बॉयज़ में 4 ऐड कर देते हैं, सेकंड साइड तो हमारा 6 है ही है, अगर हम बॉयज़ में 4 ऐड कर देते हैं तो ये भी कितने बन जाएंगे? 6। तो 6 इज़ इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा है या तो उसमें से माइनस करना है या फिर जो कम है उसमें ऐड कर देना है, ताकि दोनों जो हैं आपस में इक्वल हो जाएं। तो यहाँ हम 4 माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगी सेकंड
इक्वेशन। अब इसके बाद हमें क्योंकि ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो एक एक करके दोनों इक्वेशंस यूज़ करेंगे और सोल्यूशन बॉक्स बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। यहाँ हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो हम x की कुछ भी वैल्यूज़ अपनी ओर से पुट कर लेते हैं। यहाँ x पुट करेंगे 2, 10 माइनस 2 इज़ 8। x पुट करेंगे 3, आप साइड में रफली सॉल्व भी कर सकते हो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। तो 3 पुट करेंगे 10 माइनस 3 इज़ 7। यहाँ 4 पुट करेंगे 10 माइनस 4 इज़ 6। इसके बाद हम ले लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज़ x इज़ इक्वल्स टू y माइनस 4। यहाँ हम y की कुछ वैल्यूज़ लिख लेंगे क्योंकि y हमारा राइट हैंड साइड पर है। y की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आती रहेंगी। y की कुछ भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम अपने पास से। जैसे हम 5 पुट करते हैं देन 5 माइनस 4 इज़ 1। 4 पुट करेंगे 4 माइनस 4 इज़ 0। और यहाँ पर 8 पुट करेंगे 8 माइनस 4 इज़ 4। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ के लिए हमें x x डैश y y डैश या ओरिजिन स्केल सब कुछ मेंशन करना है। ये फर्स्ट जो हमने बॉक्स बनाया है इसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 ये ग्राफ फर्स्ट लाइन आ गई है और ये सेकंड इक्वेशन के लिए एक लाइन आ गई है। दोनों ही जो हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यही हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हम ये चीज़ जो है जहाँ ये 3,7 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसे हम लिखेंगे, तब अपना हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3,7। टू लाइंस जो हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं 3,7 पर। देयरफॉर x इज़ इक्वल्स टू 3 एंड y इज़ इक्वल्स टू 7। जो x है वो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, y कितना आया है 7। तो यही हमारा आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट। Second part is 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 pencils और 7 pens का जो cost है इकट्ठा वो कितना है, 50 रुपीज़ है। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, जबकि 7 pencils और 5 pens जो हैं वो ₹46 के आते हैं। Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वही हम लेट करके चलते हैं। तो इसे हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹X। Let the cost of 1 pen is equals to ₹Y।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें कंडीशन दी गई है वो है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल, 1 पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल्स कितने की हो जाएंगी 5x। 1 पेन y रुपए का है तो 7 पेन्स कितने के हो जाएंगे 7y। 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर, इकट्ठा जो रेट है दोनों का रेट ऐड करने पर हमारे पास कितना आता है 50। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड कंडीशन दी गई है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिल्स कितने की हो जाएंगी 7x। और एक पेन अगर y रुपए का है तो 5 पेन्स कितने के हो जाएंगे 5y। दोनों का जो इकट्ठा रेट है, टोटल कॉस्ट है, वो कितना है 46। तो ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफ, क्योंकि ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो पहले ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7y = 50। 7 और 5 में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 5 का टेबल ज़्यादा इजी होता है, तो 5 से डिवाइड करना इजी रहेगा, इसलिए हम 5 को डिवाइड में लेकर जाएंगे। तो हम x को यहीं रखते हैं, ये हो जाएगा 50 - 7y। 5 डिवाइड में जाएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे। y की हम कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ अपने पास से कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे और x की वैल्यूज़ हमारे पास आती रहेंगी। तो y की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं 0, 5, 10। 0 पुट करते हैं तो 50 बचेगा, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। यहाँ 5 पुट करते हैं, 7 × 5 = 35, 50 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। आप इसे रफ में भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ 10 पुट करेंगे, 70 आएगा, माइनस करेंगे तो 20, -20 आएगा, -20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -4। फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इसमें भी हम 5 को बाद में डिवाइड में ले जाएंगे, इसलिए 5y को यहीं पर रख लेते हैं। तो y आ जाएगा 46 - 7y 7x, y = 46 - 7x / 5। तो यहाँ हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ x की वैल्यूज़ हम लिखेंगे और y के लिए हमारे पास आंसर्स आते रहेंगे। तो x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं, हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास y के लिए आंसर्स आ जाएंगे और इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम इसके लिए। ग्राफ में फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की है, उसको लिख दिया है कि इस इक्वेशन के लाइन है। सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ की है तो उसके ऊपर हमने सेकंड इक्वेशन लिख दी है कि ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 3,5 पर, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन भी क्या होगा 3,5। इसे हम नोटबुक में लिखेंगे 3,5 के लिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। द टू लाइन्स intersect at the point 3,5। दो लाइन जो हैं वो 3,5 जो पॉइंट है वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। therefore x यहाँ पर 3 है और y जो है वो कितना है 5। x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो therefore कॉस्ट ऑफ पेंसिल x की वैल्यू ग्राफ में से कितनी आई है 3, मीन्स
कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल जो है वो कितने की है, 3 रुपीज़ की है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹5। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़ को कंपेयर करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन रेशोज़ को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है इन रेशोज़ को कंपेयर करके कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। फर्स्ट पार्ट, 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेवन एक्स + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0, ये है सेकंड इक्वेशन। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन जो है हमारे पास उसके साथ कंपेयर करेंगे A1 A2 की वैल्यूज़ के लिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद A1x + B1y + C1 इज इक्वल्स टू 0 एंड A2x + B2y + C2 इज इक्वल्स टू 0 रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को सेकंड से कर रहे हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से A1, B1, C1 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x के साथ A1 है, यहाँ x के साथ 5 है, तो A1 की वैल्यू आ गई है 5। y के साथ B1 है, यहाँ y के साथ -4 है, तो B1 की वैल्यू है -4। C1 की जगह पर है 8। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो A2, B2 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। x के साथ A2 7, y के साथ B2 6 एंड C2 -9। अब हमें रेशोज़ लेनी है जो हमें बुक में भी दी गई हैं। A1/A2 के लिए सॉल्व करेंगे। A1 इज़ 5, A2 इज़ 7, तो दोनों को डिवाइड किया, 5/7 आ गया। नेक्स्ट रेशो हमें लेनी है B1/B2। B1 इज़ -4, B2 इज़ 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। नेक्स्ट लेंगे C1/C2। C1 इज़ 8, C2 इज़ -9, तो ये आ गया 8/-9। अब जैसे कि हमने टेबल में कहा था कि रेशोज़ देखनी है आपस में इक्वल हैं या नहीं है, तो देखो कोई भी पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे हेयर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रेशोज़ आपस में इक्वल नहीं हैं। इक्वल ना होने पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी किस तरह की लाइन रिप्रेजेंट होती हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो लिख देंगे हम इस बात को यहाँ पर, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will represent the lines which intersect at a point। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है
विल रिप्रेजेंट द लाइन्स, वो ऐसी लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो जिस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, इसी तरह से हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म इक्वेशन से, रेशोज़ लेनी है और देख लेना है वो कौन सी टाइप शो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर दे देना है। इसी तरह से हम इसके थर्ड पार्ट के लिए करेंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़, इन रेशोज़ को कंपेयर करना है। इसी तरह से कंपेयर करेंगे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो हमने टेबल अपना बनाया था उसमें एक पार्ट हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी लिखा था। कंसिस्टेंट होता है जब कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो ये दो केसेस आते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट होता है व्हेन आंसर इज़ नो सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका सेम रहेगा जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो सेकंड क्वेश्चन की ही तरह हम कंपेयर कर लेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद रेशोज़ को कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर कोई भी रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है यानी जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है। देन सेकेंड पार्ट में भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जहाँ पर टू पार्ट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, लेकिन थर्ड जो है वो रेशो इक्वल नहीं है, तो इसका लिए आ जाएगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर ये 3/2 दिया गया है, ये वाला सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। A1/A2 जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, A1 3/2 अपॉन A2 इज़ 9। जब यहाँ अपोन में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। और ये जो मेन अपोन है हमारा, जो मैंने थोड़ा बड़ा शो किया है, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने पर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसको पलट देते हैं, तो 9/1 का बन जाएगा 1/9। इस तरह से इन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी रेशोज़ ले लेंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये सभी पार्ट्स हैं। फोर्थ, देन फिफ्थ, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में बताया कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ऐसे ही हमें फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का सेम रहेगा जहाँ तक कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट आंसर आता है। इसके बाद है इफ़ कंसिस्टेंट, अगर आंसर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम सेम रेशोज़ को कंपेयर करके बता देंगे। यहाँ पर तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं यानी इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है और ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब कंसिस्टेंट है तो उन्होंने कहा है कि ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ में हमें सॉल्यूशन को बताना है। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये ग्राफ बनाएंगे क्योंकि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, तो यानी कि लाइन दोनों कंसाइड करेंगी। तो x + y = 5 के लिए भी यही लाइन आ रही है और 2x + 2y = 10 के लिए भी यही सेम लाइन है। तो हम ये ग्राफ जो है
यहाँ पर दिखा देंगे। द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। जब लाइन कोइंसिडेंट है तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके हम बता सकते हैं, क्योंकि मैं इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होएगी वैसे वैसे y की भी वैल्यू चेंज होएगी। तो यहाँ पर हम y की टर्म्स में निकाल लेते हैं, y इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस x। तो जैसे जैसे हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं y की वैल्यूज़ भी हमारे पास नई आती रहेंगी और इसका आ जाएगा आंसर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको इनके लिए बॉक्सेस भी बना लेने हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। देन सेकेंड पार्ट, इसमें आंसर हमारा 2 रेशोज़ इक्वल हैं, 1 इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। इसी तरह से ये थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसके लिए ग्राफ हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट है उसकी दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब जो थर्ड पार्ट था ये, इसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 2,2 पर। तो इसके लिए हम शो करेंगे द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2,2। 2,2 पर जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है। ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके रेशोज़ से हमारे पास आ जाता है 2 रेशोज़ इक्वल हैं, थर्ड इनके इक्वल नहीं है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। इनकंसिस्टेंट है तो इसके लिए भी हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ कंसिस्टेंट पार्ट्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ करते हैं। आगे ये नेक्स्ट जो है इसमें एक कॉमा लगाकर फिर पार्ट दिया गया, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ और विड्थ हम लेकर चलेंगे, यही हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। तो लेंथ और विड्थ हम लेकर चलेंगे। इज़ 36 मीटर, कोमा के बीच में जो है वो अलग है पार्ट। अगर हम कोमा से अलग पढ़ें तो क्या बनेगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। जब रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ किया जाता है तो वो 36 मीटर आता है। एक कंडीशन दी हुई है। और सेकंड कंडीशन है लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम डायमेंशंस लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ इक्वल्स टू x मीटर। 36 मीटर है, यहाँ पर 4 मीटर है, यानी हमारे पास यूनिट मीटर यूज़ होगी। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ इक्वल्स टू y मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास x और y है, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 2x + y मीटर।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है जब पेरीमीटर का हाफ किया जाता है तो 2x प्लस वाई को हाफ कर रहे हैं यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर 36 आता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई है, द लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन द विड्थ। लेंथ है, विड्थ है, लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, या तो यहाँ 4 माइनस करेंगे या फिर इधर 4 प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 ऐड कर लेते हैं। लेंथ x है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो विड्थ 4 कम है, इसलिए वहाँ पर 4 ऐड करके दोनों को इक्वल कर लिया। ये आ गई है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। आगे हमें इसके डायमेंशंस निकालनी है, तो जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई होती है उनके डायमेंशंस या वैल्यूज़ एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही होती है वो पॉइंट हमारा एक्स और वाई के लिए आंसर होता है। तो पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे बॉक्सेस बनाकर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये दोनों इक्वेशन से बॉक्सेस बनाकर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ सभी एक जैसे ही हैं, हमें स्केल ज़रूर मेंशन करना है, इक्वेशंस जो हैं वो लाइंस पर मेंशन करनी है। तो ये दो लाइंस जो हैं ये हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि है 20,16। तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा, 20,16 होगा। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर, फ्रॉम ग्राफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 20,16। तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी और y आ जाएगा 16। देयरफॉर x हमने लेंथ लेट की थी, तो लेंथ आ गई है 20 मीटर, और विड्थ y लेट की थी वो आ गई है 16 मीटर। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें हमें कहा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक और लीनियर इक्वेशन आप लिखो सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज़, कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो हो दोनों लाइंस की वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके लिए हमें सिंपल a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमें ध्यान रखना है। अब जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हम a1 b1 c1 हमारे पास है, हम अपोन में कुछ भी रेशोज़ लगाएंगे जिससे कि ये रिज़ल्ट आपस में इक्वल नहीं हो। जैसे यहाँ से आएगा 1/2, 3/5, 8/3, तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे। पैरेलल लाइंस के लिए फर्स्ट 2 रेशोज़ इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इनका दोनों का डबल कर लिया है, 1/2 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 8/18 है, जिसे जब हम रिड्यूस करेंगे फ्रैक्शन को तो 4/9 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेलल लाइंस बनाएंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो सबको ही हम डबल कर लेते हैं, जिससे कि 1/2 1/2 और 1/2 आएगा। ध्यान रखना है कि -8 है, यहाँ अगर हम प्लस लेते हैं तो -1/2 आ जाएगा, इसलिए -16 लिया है ताकि माइनस से माइनस कैंसिल होकर 1/2 ही आए हमारे पास आंसर में। और इस तरह से हम बहुत सारे इक्वेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे हमने डबल की, ऐसे ट्रिपल कर सकते हैं या कुछ ऐड करके लिख सकते हैं, कोई बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, दीज 2 इक्वेशंस। हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इनके लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सिंपल बॉक्सेस जो हैं वो बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन के लिए। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोई ट्राइंगल बनेगा फॉर्म्ड बाय दीज लाइन,
ट्राइंगल की अब 3 साइड्स होती हैं, तो 2 साइड्स जो हैं वो तो इन लाइंस से आ जाएगी एंड द एक्स एक्सिस, और थर्ड साइड जो है वो हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो ऐसा जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस के, और शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन है हमारे पास उसे शेड करना है। तो ये दोनों लाइंस के लिए जो बॉक्सेस बनाए हैं उससे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर स्केल मेंशन नहीं हुआ, देन स्केल ऑन एक्स एक्सिस इज़ 1/10 0.1, ऑन वाई एक्सिस 1/10 इज़ 0.1। तो ये हमने दोनों लाइंस बना ली, उनकी इक्वेशंस मेंशन कर दी हैं, जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड कर दिया है। और वर्टिसेस ये होते हैं इसके वर्टिसेस ट्राइंगल के, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू, और यहाँ पर भी एक्स वाई की वैल्यू। तो ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, बुक में से ही है ये पूरी लाइन। आर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए 2,3, बी -1,0 एंड सी 4,0। तो मेनली इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ध्यान में रखने हैं कि किस तरह से बनाने हैं। टेबल जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन का जो हमने सबसे पहले किया है वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि हम सॉल्यूशंस बता सकें इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, किस तरह से है। ओके, थैंक यू।